चलो बताओ, केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा विलियम रूटो। तो अभी केन्या में 55 वर्षीय विलियम रूटो ने देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। विलियम रूटो ये 2013 से केन्या के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या नाम है? विलियम रूटो। अभी आपको याद है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? यायर लैपिड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ। और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जेम्स मारेप। केन्या की कैपिटल क्या होती है? नैरोबी। और यहाँ पे बताओ किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और केन्याई शिलिंग यहाँ की करेंसी है, याद रखना। ये बढ़ते आगे। अब आप बताइए, यूनाइटेड अरब अमीरात की मुख्य स्वास्थ्य सेवा कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स। इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राइवेट कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स, जिसने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित भारतीय उद्यमी है डॉक्टर शमशीर वयालिल, उनके स्वामित्व वाली ये कंपनी है। आप जानते हो भी सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, अभी ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत बने, उससे पहले अक्षय कुमार भी बने थे। रवि शास्त्री फैनकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने। और महेंद्र सिंह धोनी अभी गरुड़ एरोस्पेस जो एक स्टार्टअप है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी याद रखना, कर्नाटक ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और कर्नाटक ने ही कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप को पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, याद रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो आंसर होगा जोआओ लोरेंको। तो जोआओ लोरेंको अभी इन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ये जो अंगोला है इसकी कैपिटल लुआंडा होती है, करेंसी है अंगोलन क्वजा। आप जानते हो भी यूके की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? लिज ट्रस बनी। आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? पैट्रिक अची। और फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी थी एलिजाबेथ बोर्न। ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी 2022-23 के लिए ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा विनोद अग्रवाल को। तो अभी ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विनोद अग्रवाल को 2022-23 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। ये वॉल्वो आइशर कॉमर्शियल व्हीकल के एमडी सीईओ हैं विनोद अग्रवाल। और यहाँ पे इन्होंने किनका स्थान लिया? मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष केनिची आयुकावा का। ये जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, ये भारत में सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्र निकाय है। बाकी आप जानते हो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने? बीके त्यागी। डीआरडीओ के चेयरमैन बने समीर वी कामत। और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की, इनके सचिव बने अभी राजेश वर्मा। बढ़ते आगे। फिर बताओ, इंडसइंड बैंक ने किसे एमडीसीयू के रूप में 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया, रीअपॉइंट किया? तो आंसर होगा सुमंत कथपालिया को। तो अभी इंडसइंड बैंक ने सुमंत कथपालिया को 24 मार्च 2023 से 3 साल के लिए बैंक के एमडीसीयू के रूप में फिर से नियुक्त किया है। वे पहली बार मार्च 2020 में इसके एमडी सीईओ बने थे। इंडसइंड बैंक की बात कर लें, स्थापना होती है 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। संस्थापक इसके एसपी हिंदुजा थे। आप जानते हो अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? महेंद्र शाह। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? इंदरमीत गिल बने थे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है, नाम है ए मणि मेखलाई। अच्छा, इंडसइंड बैंक का टैगलाइन क्या होता है? वी मेक यू फील रिचर। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे यूनिसेफ सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वेनेसा नाकाटे। तो अभी यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है वेनेसा नाकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? 1946 में। न्यूयॉर्क में मिलेगा हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल कैथरीन एम रसेल है। टोटल मेंबर कंट्रीज है 192। अब अगर आपको पता है तो ये बता दो कि इसका नवीनतम सदस्य देश 192 192वां देश कौन सा बना था? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे सीएसबी बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया? तो आंसर होगा प्रलय मंडल को।
तो अभी प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएसबी बैंक की स्थापना होती है 1920 में। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। हमने पढ़ा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी, तो आंसर होगा ए मणिमेखलाई। आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे, आर सुब्रमण्य कुमार। और अभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे बी के त्यागी, उनका नाम है। नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया, तो आंसर होगा प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को। तो अभी प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया। ये जो प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली हैं, ये वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं। आप जानते हो अभी संसद टीवी के सीईओ कौन बने थे, उत्पल कुमार सिंह। केवीआईसी के चेयरमैन कौन है, मनोज कुमार। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल। ये भी नाम याद रखना, बढ़ते आगे। ये अच्छा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि अभी किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के हिसार जिले में एक गांव है जिसका नाम है राखीगढ़ी, और वहीं पे स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। ये गांव सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी है। इस संग्रहालय में 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां पे स्थापित होगा, हरियाणा में। आप जानते हो यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन सी है भारत में, तो आंसर होगा धोलावीरा। ये आपको गुजरात में मिलेगी। ये भी हड़प्पा का एक स्थल है। कोटड़ा दा टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप बताओ, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 18 मई को। और भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां पे लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा तंजावुर तमिलनाडु में। हमारी जो वित्त मंत्री है ना, निर्मला सीतारमन, बताओ उन्होंने कहां पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा गोवा में। और इसको नाम क्या दिया था, धरोहर। आपसे पूछे कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर है, मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर में आपको याद होगा इस बार योग दिवस का आयोजन भी हुआ था। कब होता है योग दिवस, 21 जून को। प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहां पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, नई दिल्ली में। फिर बताओ, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर है, लोथल गुजरात में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम आपको कहां पे मिलेगा, केरल में। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय बनाया जा रहा है दिल्ली में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा नागालैंड में। तो अगर नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, तो कोहिमा के सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माने जाने वाली नागा मिर्च, इसको दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में टॉप 5 में रखा गया है। और इसे ही राजा मिर्च या भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। और नागालैंड के पास इसका जीआई टैग भी है। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस राज्य की एक मशहूर मिर्च है डले खुर्सिनी, जिसे अभी जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा सिक्किम। और अगर पूछे कि किस राज्य की सिराखोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को अभी जीआई टैग मिला था, तो आंसर होगा मणिपुर। इसी तरह से हरमल मिर्च का नाम भी न्यूज में था, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये गोवा की है। और याद रखना, राष्ट्रीय ई विधान सिस्टम को लागू कर देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी नागालैंड की। कैपिटल इसकी कोहिमा है, ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा इंदौर। इसका मतलब कि अब इंदौर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा। यानी अब इंदौर में किसी भी व्यक्ति को खोजना बहुत ही आसान होगा। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का कोड डालना होगा, एक एप्लीकेशन होगी इसमें, वहां पे आप इसका कोड डालेंगे और आपको उसके घर की लोकेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके भारत का पहला शहर बन गया है। और हमने कहा इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज होगा, और उस एप्लीकेशन का नाम रखा है पता एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या करेगा, जैसे मान लो आपका कुछ भी एड्रेस है, फलाना 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 ढीकरा ढीकरा ढीकरा, बहुत लंबा एड्रेस है, उसको एक छोटे से कोड में बदल देगा। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति इस कोड को इस एप्लीकेशन में डालेगा
तो उसको आपके एड्रेस की सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो वन लाइन में क्या याद रखोगे? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला शहर इंदौर। और आपको याद है भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड शहर ये भी है इंदौर। और बताओ भारत का पहला भी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला। और अभी अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला शहर है आगरा। 24 घंटे 7 दिन नल से पीने योग्य जल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर उड़ीसा का पुरी है। और सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर है वाराणसी। अच्छा, वाराणसी अभी एक और कारण से न्यूज में था, आप बताओ किस कारण से न्यूज में था? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल के पहले महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया जा रहा है? तो आंसर होगा बीएसएफ। आप जानते हो भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारी बीएसएफ तैनात है, तो बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। बीएसएफ स्थापना होती है 1965 में और डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। आपको याद है ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा, इसका आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, सीमा रेखा है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसे किसने शुरू किया? तो चेन्नई के मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड ने। लागत आई है 165 करोड़ रुपए की। वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। आप जानते हो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहां पे स्थापित की गई थी? तो गुजरात में स्थापित हुई थी। अच्छा, देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे हुआ? पूर्णिया, बिहार में। बताओ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। बताओ भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। अभी टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट भी चालू किया था, ये याद रखना। अबे रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहां पे खुलेगा? हजीरा, गुजरात में। और KVIC ने गुजरात में ही शुरू किया था पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। चलो बताओ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को डेवलप किया था किस IIT ने? तो IIT रोपड़ आंसर होगा, याद रखना ये सारे पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में बनने जा रहा है। अभी तेलंगाना विधानसभा ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है और ये वानिकी विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। और विश्व स्तर पर बात करोगे तो ये रशिया और चाइना के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? वन संसाधनों का संरक्षण करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण फसलों के प्रसार के लिए उपयुक्त तरीके विकसित करना। आपको पता है दुनिया के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां पे बना? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में। भारत के बाहर पहला IIT ये यूनाइटेड अरब अमीरात में मिलेगा। देश का पहला कचरा क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। और भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हमने कब मनाया था? 11 सितंबर को। और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, आपको याद हो तो उसमें वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करोगे तो सबसे ज्यादा वन आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मिलेंगे मिजोरम में। वैसे हमारे वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी इंडियन एयरफोर्स ने इतिहास में पहली बार कितनी महिला लड़ाकू पायलटों को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार 2 महिला लड़ाकू पायलट चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। अब आप पूछोगे इन 2 महिला पायलटों के नाम क्या है? एक है पारुल भारद्वाज और दूसरे हैं स्वाति राठौड़, जो LAC के पास उत्तरी और पूर्वी सेक्टरों में चिनूक हेलीकॉप्टर यूनिट उड़ाएंगी। आपसे अगर मैं पूछूं ना कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम बताइए, तो आप फटाक से आंसर कर दोगे शिवांगी सिंह। आपको याद होगा 26 साल की अभिलाषा बराक बनी थी
भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। और आपको याद होगा इसी साल 19 साल की बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं जारा रदरफोर्ड, और अभी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। आपसे अगर पूछा जाए ना नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आंसर होगा जोया अग्रवाल। और आपको याद है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स तीसरे स्थान पे था, पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना थी। चलो आप तो ये बता दो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी हैं, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। उसी तरह से नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, और आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अभी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। और इस उपलब्धि के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वच्छ और सुजल प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, और राज्य के सभी गांवों को हर घर जल और ODF प्लस के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। आप जानते हो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम, 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है, तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी है। वैसे जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और अभी जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और आप जानते हो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूज में रहे थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में ICC ने किसे अगस्त महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो आंसर होगा सिकंदर रजा को। जिम्बाब्वे के हैं ये सिकंदर रजा, जिनको अभी ICC ने अगस्त महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। आप पूछोगे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया अगस्त के लिए, तो तहलिया मैकग्रॉ को चुना है। ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ICC का हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखना यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में है, और यहाँ के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। बताओ अभी सितंबर 2022 में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो आंसर होगा भारत। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप, पहला पॉइंट तो याद रखो ये हुई कहाँ पे, कोलंबो श्रीलंका में। जिसको किसने जीता, भारत ने। किसे हराया, नेपाल को। ये इसका 7वां संस्करण था, और इसमें भारत के जो कप्तान हैं वनलाल पेका गुइटे, उनको टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर रहे साहिल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। आप जानते हो अभी 2021-22 सीजन के लिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, सुनील छेत्री को। और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया मनीषा कल्याण को। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे, भारत में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में राचेल हैंस ने संन्यास की घोषणा कर दी, ये किस देश की प्लेयर है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है राचेल हैंस। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2009 में डेब्यू किया था, और तीनों फॉर्मेट में 150 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल चुकी हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 वैश्विक खिताब भी ये जीत चुकी हैं। राचेल हैंस याद रखना ऑस्ट्रेलिया की है। अभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने भी वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। उसी तरह से इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत की मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और अभी वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, भी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। तो बताओ अभी किस टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आंसर होगा रॉजर फेडर। तो स्विस टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडर, और अभी इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे रॉजर फेडर। अभी इन्होंने इस साल लंदन में जो लेवर कप होंगे उसके बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब विंबलडन के रूप में 2003 में जीता था। हमने कहा टोटल 20 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीत चुके हैं ये। और तो 20 कौन कौन से हैं, 6 तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 1 फ्रेंच ओपन है,
8 विंबलडन ओपन है और 5 यूएस ओपन है। और आपको याद होगा अभी 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। चलो मुझे बताओ, अभी पीछे हमने पढ़ा भी था, तो आप बताओ, पहले आपसे पूछूंगा मैं कि किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का भी निधन हो गया, जिन्हें 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था और यह अवार्ड पाने वाले ये पहले टेनिस कोच बने थे। देखते पीछे की चीजें कितनी आपको याद है, इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ेंगे आगे। फिर आप बताइए अभी भारत के 76 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा प्रणव आनंद। तो बंगलुरु के शतरंज प्लेयर हैं ये प्रणव आनंद, और अभी भारत के ये 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इनसे पहले 75 नंबर के बने थे वी प्रणव, 74 नंबर के बने थे राहुल श्रीवास्तव और 73 नंबर के भरत सुब्रमण्यम बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथ आनंद है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम कई बार हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का, चलो इस बार आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, सितंबर 2022 में कौन विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं, तो आंसर होगा विनेश फोगाट। तो अभी सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत करके विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं ये विनेश फोगाट। अभी उन्होंने स्वीडन की एम्मा माल मकग्रेन को हराया है, और इस तरह से ये इस चैंपियनशिप में उनका दूसरा ब्रोंज मेडल है। इससे पहले उन्होंने 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें ब्रोंज जीता था। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि वैसे अभी कजाकिस्तान की कैपिटल को नूर सुल्तान से बदल के क्या कर दिया गया, ये आप बताओ। डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित करेगी, तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली। आपको याद होना चाहिए अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जो कि अभी किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी, उसमें भारतीय महिला कुश्ती टीम विजेता रही थी। और अभी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अभी सोफिया बुल्गारिया में हुई थी, उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता, तो आंसर होगा बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। तो सुनील छेत्री की अगुवाई में बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने अपना पहला फुटबॉल टूर्नामेंट, या यूं कहूं कि डूरंड कप का 131वां संस्करण जीत लिया है। इसमें बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने किसको हराया, तो आंसर होगा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। डूरंड कप आप जानते हो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है ये, और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना होती है 1888 में। और बात करें अगर इसमें सबसे सफल टीम अभी तक कौन रही, तो आंसर होगा मोहन बागान। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो, ज्यादा नहीं पूछूंगा, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भी नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा लिंडा फ्रुहर्बिटोवा ने। तो चेक रिपब्लिक की 17 साल की टेनिस प्लेयर हैं ये लिंडा फ्रुहर्बिटोवा, जिन्होंने अभी WTA चेन्नई ओपन 2022 टेनिस खिताब को जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हराया। आपको बता दूं कि चेन्नई ओपन 14 सालों में भारत में आयोजित होने वाला पहला WTA टूर्नामेंट था। चेन्नई ओपन 2022 एक पेशेवर महिला टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह भी 12 से लेकर 18 सितंबर तक चेन्नई में हुआ था। अच्छा, चेन्नई में अभी एक और चीज हुई थी जो कि भारत में पहली बार हुई थी, और वो चेन्नई में हुई थी, बता सकते हो क्या? 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, टेनिस की बात है तो देखो, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न पूछूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं उसके नाम लिखने हैं, कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है ये भी लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता, वुमेन सिंगल और मेन सिंगल, ये दोनों आप बता दो। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, हो सकता है 2-3 मिनट आपके लग जाए, लेकिन जब सारे उत्तर आप दे दोगे देखना आपके अंदर एक अलग सा उत्साह आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। वैसे तो आप लिखोगे नहीं, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं तो आप लिख दोगे। वैसे आप नोटिस करना, ऐसे आप पूरा दिन कहीं भी निकाल दोगे, पढ़ोगे चाहे बैठे रहोगे, लेकिन आप इन चीजों को लिखोगे नहीं। तो जब पूछा जा रहा है तो लिखने की कोशिश करें, इस बहाने आपका रिवीजन होगा। हाथ से चीजों को लिखोगे तो वो और ज्यादा तरीके से याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, हम बढ़ते हैं आगे।
फिर बताओ अभी किसने रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा पीसी बाल सुब्रमण्यम ने। तो लेखक हैं ये पीसी बाल सुब्रमण्यम, और अभी इन्होंने अंग्रेजी में एक बुक लिखी है जिसका नाम है रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। ये जो है पीसी बाल सुब्रमण्यम, इनकी 2010 में पहली पुस्तक आई थी रजनी पंचतंत्र, उसके बाद ये बुक लिखी है इन्होंने। ये एक पब्लिक स्पीकर है और 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप जानते हो अभी द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम की बुक को किसने लिखा था? योगेंद्र सिंह ने। और ये जो बुक है ये सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है। अभी अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा था डॉक्टर सोनू फोगाट ने, और इस बुक को लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अभी नेस्कॉम के जो पहले अध्यक्ष थे हरीश मेहता, उन्होंने एक बुक लिखी थी द मैवरिक इफेक्ट नाम से। वैसे नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजन। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी किसने विल पावर नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा सोजर्ड मॉरेन ने। पूर्व डच फील्ड हॉकी प्लेयर और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच हैं ये सोजर्ड मॉरेन, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। इस बुक में इन्होंने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने असफलताओं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, आंतरिक राजनीति से कैसे निपटा और टीम के साथ तालमेल बनाए रखा। नाम याद रखना सोजर्ड मॉरेन। अभी रशीद किदवई ने कौन सी बुक लिखी थी? लीडर्स, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स। बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा और राजेश तलवार ने द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा। अच्छा, यहाँ पे विल से आपको एक नाम याद आएगा, एक्टर हैं विल स्मिथ। इनकी आत्मकथा का नाम विल है, और आपको याद होगा ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को ही मिला था किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और 2022 के ऑस्कर का ये कौन सा संस्करण है? 94th। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अभी सितंबर 2022 में किसने नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो अभी नई दिल्ली में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की बुक को रिलीज किया है। ये बुक B.R. अम्बेडकर के जीवन, उनके कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाती है। इसे ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंड ने प्रकाशित किया और इसकी प्रस्तावना लिखी है राज्यसभा सांसद इलैया राजा ने। आप जानते हो अभी फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी को लिखा था पवन सी लाल ने। किरण बेदी ने कौन सी बुक लिखी थी? फियरलेस गवर्नेंस। और नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से बुक लिखी थी। अभी चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अभी अशोक बल गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा, ये तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम की बुक को किसने लिखा? जीवेश नंदन ने। तो एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, उन्होंने अभी ये जो बुक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इस बुक को रिलीज किया। ये बुक कविताओं का कलेक्शन है जिनको लिखा है जीवेश नंदन ने। ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। उन्होंने इससे पहले महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी नाम की बुक भी लिखी थी। आप जानते हो अभी पीसी बाल सुब्रमण्यम रजनी मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम से बुक लिखी। सानिध्य शर्मा जम्मू कश्मीर की छोटी सी बच्ची है, ये छोटी बच्ची हो क्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी कौन सी? रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। संयुक्ता दास लॉकडाउन एंड लिरिक्स नाम की बुक को लिखा इन्होंने, जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया था। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनुष्य के मूल अधिकारों को सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद करने का एक दिन है। वैसे 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। और ये दिन क्यों मनाते हैं?
तो भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ये दिन घोषित किया था। तब से हर साल ये दिन हम मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के मैसूर के कोल्लार जिले में। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कब मिला था डॉक्टर मोक्षगुंडम को? तो आंसर होगा 1955 में। तो 15 सितंबर को 2 दिन हो गए आपके, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। ये ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया में ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी देशों को हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। बात करेंगे थीम क्या है इस बार की, पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल सपोर्ट। याद रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल विश्व भर में 15 सितंबर को ये वर्ल्ड लिम्फोमा डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों के लिए समर्पित है। लिम्फोमा ये गांठों का एक प्रकार का कैंसर होता है जो अन्य प्रकार के कैंसर से थोड़ा अलग होता है। ये शरीर में किसी भी जगह हो सकता है। लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को, ये याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम है मेडिकेशन विदाउट हार्म। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। तो देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। और आप जानते हो ये तो है नेशनल हिंदी डे। हम वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना अब कि 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका उत्तर आप ही लोग देना। अभी विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बांस के पौधे को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे में से एक के रूप में जाना जाता है और चीन की खेती के बाद भारत पूरी दुनिया में बांस की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था? सन 2009 में। भारत में बांस को गरीब की लकड़ी या हरा सोना भी कहा जाता है। क्या आप मुझे बता पाओगे कि केवीआईसी ने आदिवासियों की इनकम को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका संबंध बांस से था, बांस की खेती से? तो आंसर होगा बोल्ड प्रोजेक्ट। राजस्थान के उदयपुर के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से। और बोल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने कब 17 मार्च को दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार, जिन्हें अप्पू के नाम से भी जाना जाता है, वे कन्नड़ सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। और आपको याद होगा इनका निधन तो पिछले साल हुआ था, लेकिन अभी इनका नाम चर्चा में था क्योंकि कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इस तरह से कर्नाटक रत्न पुरस्कार पाने वाले वो 10वें व्यक्ति बने थे। तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को हम अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल ये दिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। ये दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये किस देश में खेला जाएगा? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखना, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का ये पहला संस्करण है जो अभी 2023 में होगा। और कहां पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। एक्चुअल में पहले ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो अब ये 2023 में होगा। अच्छा, इसी तरह से याद रखना, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप
ये भी 2023 में होंगे। इसका आयोजन करेगा या इसका होस्ट करेगा भारत। पहली विश्व बदल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भी 2023 में होगी, केरल में होगी। ये आपको याद हो तो इस साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुए थे। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, इंग्लैंड हार गया था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में हुए थे वो तो बर्मिंघम यूके में हुए थे, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे। और अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अच्छा, एक नाम याद रखना, किरोन पोलार्ड का नाम। वेस्ट इंडीज के हैं ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे ये। और इसी तरह से वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो का नाम भी याद रखना, क्योंकि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ये। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित वेतन अंतर के मुद्दों को उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये दिन पहली बार 1996 में नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी के द्वारा मनाया गया था। वैसे आप जानते होंगे अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या कहा था कि वो अपनी महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को समान सैलरी देगा। अच्छा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महिला समानता दिवस कब मनाते हैं, वुमेन्स इक्वलिटी डे, तो फिर आप आंसर करना 26 अगस्त को। यह थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस जूलॉजिकल पार्क को देश की सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो अभी दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं चेन्नई का अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क गार्डन रहा। आपको याद है ये जो चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। जबकि नागपुर महाराष्ट्र में जो महाराज बाग चिड़ियाघर है, ये भारत में सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जूलॉजिकल पार्क भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा में बनेगा ये। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्वाति पीरामल को। तो भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है ये स्वाति पीरामल, और इनको फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत रखने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। वैसे आपको बता दूं, 2006 में उन्हें फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ये उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। देखो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। वैसे आपको याद होगा अभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उनको भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसको कहते हैं शेवलियर दी ला लीजन ऑफ ऑनर। अभी पेरू का सर्वोच्च राजनयिक सम्मान किसे मिला था? अर्देशिर बी के दुबाश को। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था दलाई लामा को। और जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किसे 2021-22 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता को गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत
आधिकारिक भाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो, इसकी स्थापना होती है 1884 में। हमने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है और इसके सीएमडी कौन है? PR हरी। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो भारत 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में चौथे स्थान पे रहा, ये याद रखना। इस इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा? टॉप पे वियतनाम है। और बात करें कि इस इंडेक्स को जारी किसने किया, तो क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है चेनालिसिस, उसने इसको जारी किया है। तो ये जो इंडेक्स है ये उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी अपनाते हैं या डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं। अच्छा, क्रिप्टो से आपको याद आएगा, लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता है नेक्सो, जिसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड को लॉन्च किया था। आप जानते हो कोइन स्विच ने भारतीय रुपये में लॉन्च किया था देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स, जिसका नाम क्या है? CRE8। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। चले बताओ, अभी कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो अभी फेडरल बैंक को एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में 63rd नंबर पर रखा गया है और इस तरह से ये ग्रेट प्लेस टू वर्क के द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है। फेडरल बैंक की बात कर लें पहले। स्थापना 1931 में होती है। हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। CEO श्याम श्रीनिवासन है। आपको शायद याद भी होगा, नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक भी यही है, फेडरल बैंक। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया था। कोटक महिंद्रा बैंक ये IT पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बना था। और HDFC बैंक से याद होगा कि केरल के कोझिकोड में पहला वुमेन्स ऑपरेटेड ब्रांच इसने खोला है। पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होगा, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ कि तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। तो अभी तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। BR अम्बेडकर वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अच्छा, आपको याद होगा अभी दिल्ली सरकार कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखेगी, उसने ऐसा कहा था। भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम बताओ किसके नाम पे रखा था? विद्या बालन। अभी आपको याद हो तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने एक मिलिट्री कैंप का नाम हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उनके नाम पे रखा। कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया अभी। और इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा था। और आप जानते ही हो अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम था, नहीं मतलब है, लेकिन उसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, अभी उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया। उसी तरह से अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। और गुजरात के वडोदरा में आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। और राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो अब आप बताओ कि अभी एयर इंडिया ने अगले 5 साल के प्लान को क्या नाम दिया? तो आंसर होगा Vihan.ai। तो एयर इंडिया ने अगले 5 सालों में घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को 30% से ज़्यादा बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं मौजूदा समय में कंपनी ने इंटरनेशनल रूट्स पर अच्छी वृद्धि भी की है। और अभी एयर इंडिया ने अगले 5 सालों के लिए एक योजना तैयार की है जिसे Vihan.ai नाम दिया गया है। इसमें कुछ अहम लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें आने वाले समय में कंपनी को हासिल करना है। तो टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली इस एयरलाइन ने कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेकर के बदलाव की ये योजना बनाई है। आप जानते हो एयर इंडिया के चेयरमैन अभी कौन बने थे? N चंद्रशेखरन। याद रखना नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं प्रभात लोढ़ा, इन्होंने कहा कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा जाएगा। वैसे आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया। अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर
डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया। और बात अगर दौलताबाद किले की करेंगे तो ये पहले यादव राजवंश की राजधानी थी और कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी थी। और 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक के द्वारा किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया और अभी हमने इसका नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया। ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखना, गुजरात में जो अहमदाबाद महानगर पालिका का मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट, तो याद रखना अभी गुजरात में अहमदाबाद महानगर पालिका के मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से संचालित AMC यानी कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद महानगर पालिका मेडिकल एजुकेशन कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद हो अभी अहमदाबाद में जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम भी बदल के नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया था। और इस स्टेडियम की खास बात क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको याद दिलाऊं तो अभी गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम मां शाकंभरी के नाम पे रखा गया था। राजपथ का नाम बदल के क्या रखा गया? कर्तव्य पथ, ये याद रखना एक तो। और पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार ये भी अभी मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको याद हो तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने एक मिलिट्री कैंप का नाम, एक स्टेशन का नाम बदल के देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखा था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ही इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। आप जानते हो IPL 2022 का जो 15वां संस्करण है किसने जीता? अहमदाबाद टीम ने। उसी को तो गुजरात टाइटंस कहते हैं। अभी अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की लिस्ट में शामिल भी किया गया था। और 36वें नेशनल गेम्स 2022 में कहाँ पे? गुजरात में होने, जिसका मैस्कॉट क्या है? सवज, मतलब होता है शावक। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको मैं साथ के साथ बता रहा हूँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बताइए अभी सितंबर 2022 में किस देश ने काकाडू नाम से एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत से INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है काकाडू, इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस अभ्यास की मेजबानी किसने की? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने की। इस अभ्यास में 14 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। अभी आपको याद होगा अगस्त के महीने में भी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था जो कि एक एयर एक्सरसाइज था। उसमें भी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री का नाम बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में भारत और किस देश के तट रक्षकों ने एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास 0122 का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास 0122 का आयोजन किया। यह अभ्यास समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग संचालन और अन्य प्रवर्तन कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित था। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, ये भारत की समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? VS पठानिया। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अमेरिका के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। जब भी अमेरिका आता है डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। इस बार आप कोशिश करो बताने की। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोवंश के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया। इसका मकसद क्या है? पशुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। तो इसके तहत हर जिले में कम से कम 1 या 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई जाएगी। क्या आपको याद है अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अभी छत्तीसगढ़ ने ही गोधन न्याय योजना भी शुरू की थी। चलो बताओ सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ पे शुरू हुई? तमिलनाडु के चेन्नई में। और जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया, उसका नाम है एनोकोवैक्स। आपको याद है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वेडोर। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खुलेगा? मेरठ में।
और विश्व पशु चिकित्सा दिवस यह मनाते हैं 24 अप्रैल को। चलो बताओ, देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पे खुलेगी? लखनऊ में। मवेशियों को गोद लेने से संबंधित एक योजना है जिसको बोलते हैं पुण्यकोटि दत्तू योजना। ये शुरू की है कर्नाटक ने, और इसी योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक कन्नड़ एक्टर हैं, नाम है उनका किच्चा सुदीप। अच्छा, पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल कहाँ पे खुला? असम में। अभी लंपी रोग काफी फैल रहा है, आपको पता है, जो कि एक त्वचा रोग है, जानवरों में है, मवेशियों में फैल रहा है। और भारत ने अभी उसका पहला स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? लंपी प्रोवैक। वैसे हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। बताओ, इन्होंने अभी कहाँ पे भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। नरेश कुमार। तो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का अभी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1952 में डेविस कप में भारत के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में 5 सिंगल्स खिताब भी जीते। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वे 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले टेनिस कोच बने थे। नाम था नरेश कुमार। यहां से देखो, एक और स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। ये चारों ग्रैंड स्लैम आपके हो चुके हैं 2022 के। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हम कई बार पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में, अभी आपको बताना है, हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी 5 लाख रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है। इससे पहले 2 कौन से हैं ऐसा करने वाले? तो आंसर होगा HDFC बैंक और ICICI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भी टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी जल संरक्षण और संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में टोटल 8,462 यानी कि 8,472 झील के निर्माण हुए और इसी के साथ ये टॉप पर रहा। तो अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए पानी का संचयन करना। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे रहा राजस्थान और 5वें पे तमिलनाडु रहा। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहले स्थान प्राप्त किया। गोरखपुर 244 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और 231 झीलों के साथ प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। अच्छा, ये अमृत सरोवर परियोजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 24 अप्रैल 2022 को। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में कश्मीर में किस झील पर भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नौसेना प्रशिक्षण केंद्र को पुनर्जीवित किया? तो आंसर होगा मानसबल झील। तो अभी भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी कैडेटों को ट्रेनिंग देने के लिए 33 सालों के बाद कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। तो जम्मू कश्मीर के लगभग 100 एनसीसी कैडेट इस ट्रेनिंग शिविर में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली में 1990 के दशक की शुरुआत में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को बंद कर दिया गया था और अभी 33 साल फिर से इसको शुरू किया गया। एनसीसी स्थापना होती है 1948 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गुरबीर पाल सिंह और इसका मोटो होता है एकता और अनुशासन। आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक है। और विश्व की कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील बोलेंगे तब भी कैस्पियन सागर है, या सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलेंगे तब भी कैस्पियन सागर आंसर होगा। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील है, ये रशिया में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका लेक, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर मिलेगी आपको। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है वॉन झील, ये आपको टर्की में मिलेगी।
अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक है। और भारत की वुलर झील है जम्मू कश्मीर की। वैसे झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13वां एटीएम खोला है, कहाँ पे? डल लेक पे। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया? तो आंसर होगा सियाचिन। तो अभी भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया, एक्टिव किया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा को अभी एक्टिव किया गया है। तो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता किया। आपको याद होना चाहिए, कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना था। चलो बताओ, अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और अभी भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा बीके सिंघल। और बीके से एक अपॉइंटमेंट आपको याद आएगा, बीके त्यागी, मतलब दिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने अभी। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा नागपुर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लेना। आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? और वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी फ्रेंड्स हो गए, वहाँ पे एक बार इसको शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो 2022 में अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये उज्बेकिस्तान के पास है। अभी इसका ये 22वां संस्करण है। और अभी उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, इन्होंने समरकंद में जो 22वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, वहां पे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, वहीं पे उन्होंने कहा कि भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है। यहां से करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अभी एससीओ ने किस भारतीय शहर को पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में चुना है 2022-23 के लिए, ये आप बताओ। और ये भी बताओ कि भारत 2023 में और किसकी अध्यक्षता करने वाला है। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि राज्य में नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण आदि जैसे क्षेत्रों में बेहतर बदलाव लाने में मदद करेगा। वैसे नीति आयोग की बात करें, आप जानते हो इसे योजना आयोग की जगह पे लाया गया था सन 2015 में। तो स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष और सीईओ इसके नए बन गए। उपाध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर सुमन के बेरी। सीईओ कौन बन गए? परमेश्वरन अय्यर बन गए। तो ये आप याद रखना।